तैयारी है, स्टार्ट। विचारार्थ अगला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या अभियुक्त ने उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य करते हुए मृतक की मृत्यु कारित की है, जो दंड संहिता की धारा 304 के अधीन यथा परिभाषित मृत्यु कारित करने जो मानव वध की कोटि में नहीं आती है के तत्समान नहीं है। विराम। इस संबंध में अभियोजन साक्षी 9 द्वारा जारी घाव संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्श P8 सारवान साक्ष्य है। विराम। प्रदर्श P8 घाव संबंधी प्रमाण पत्र अन्य बातों के साथ यह दर्शित करता है कि मृतक को घोर क्षतियां कारित हुई थीं और उसके पश्चात उसे तारीख 18 मार्च 2006 को कोझिकोड स्थित बेबी मेमोरियल अस्पताल में मरीज के रूप में भर्ती किया गया था। विराम। प्रदर्श P8 घाव संबंधी प्रमाण पत्र यह भी दर्शित करता है कि अस्पताल में उपचार लेते समय मृतक की तारीख 15 अप्रैल 2006 को मृत्यु हो गई। विराम। प्रदर्श P8 में इस बात को दर्शित करने वाला कोई तथ्य विद्यमान नहीं है कि आहत व्यक्ति की मृत्यु अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण यान चालन के परिणाम स्वरूप हुई है। विराम। मृतक की मृत्यु के तुरंत पश्चात अभियोजन साक्षी 9 ने मृतक के शरीर की मृत्यु समीक्षा की तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जारी की, जिसे प्रदर्श P7 के रूप में चिह्नित किया गया है। विराम। शव को शव परीक्षा हेतु भेजा गया। विराम। अभियोजन साक्षी 12 ने मृतक के शव की शव परीक्षा की और शव परीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया, जो प्रदर्श P12 के रूप में चिह्नित है। विराम। अभियोजन साक्षी 12 के अनुसार मृतक की मृत्यु दाएं निचले अवयव पर कारित हुई क्षतियों में संक्रमण के कारण हुए सेप्टिसीमिया के परिणाम स्वरूप हुए विकट पायोजेनिक मेनिनजाइटिस के कारण हुई है। विराम। प्रदर्श P12 शव परीक्षा प्रमाण पत्र यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु टक्कर मारने वाले यान को उतावलेपन तथा उपेक्षा पूर्वक चलाए जाने के परिणाम स्वरूप हुई है। विराम। सेप्टिसीमिया और उसके परिणाम स्वरूप हुए विकट पायोजेनिक मेनिनजाइटिस जो कारित हुई क्षतियों में संक्रमण फैलने के कारण हुई थी के परिणाम स्वरूप हुई मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु नहीं माना जा सकता और स्पष्ट रूप से वह मृतक को कारित हुई क्षतियों के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुई है। विराम। प्रदर्श P8 घाव संबंधी प्रमाण पत्र यह दर्शित करता है कि आहत की मृत्यु तारीख 15 अप्रैल 2006 को हुई, जबकि दुर्घटना तारीख 18 मार्च 2006 को हुई थी। विराम। जब तक कि इस संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य यह साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना के दौरान कारित हुई क्षतियों के परिणाम स्वरूप हुई है, तब तक अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दायी
नहीं ठहराया जा सकता। विराम। इस प्रकार दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोष सिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता। विराम। तथापि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करने हेतु पर्याप्त है कि अभियुक्त ने टैंकर लारी का चालन उतावलेपन और ऐसी उपेक्षापूर्ण रीति में किया जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ और उसके परिणाम स्वरूप अभियोजन साक्षी 4 और मृतक को घोर क्षतियां कारित हुई। विराम। अतः दंड संहिता की धारा 279 और 338 के अधीन दोष सिद्धि को कायम रखा जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है। विराम। इस मामले में अंतर्वलित तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लेते हुए दंडादेश उपांतरित किए जाने हेतु दायी है। विराम। पैरा। परिणामतः पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से मंजूर की जाती है। विराम। अतः दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोष सिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को अपास्त किया जाता है। विराम। अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं है और उसे उक्त धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है। विराम। दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त पर 1000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है और जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर वह 3 मास की और अधिक अवधि के लिए साधारण कारावास भोगेगा। विराम। दंड संहिता की धारा 338 के अधीन अभियुक्त पर 3000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है और जिसके संदाय में व्यतिक्रम करने पर वह 6 मास की और अधिक अवधि के लिए साधारण कारावास भोगेगा। विराम। केरल में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण याची अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 3 माह का समय दिया जाता है और संदाय में असफल रहने की दशा में विचारण न्यायालय विधि के अनुसार अधिरोपित दंडादेश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विराम। पैरा। याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई। विराम।